हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। कैसे आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस से संबंधित, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, वो साइंस में तीनों से संबंधित हम सेट लगा रहे हैं। और ये सेट का अर्थ क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लगाते हैं। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम आज सेट 6 लगाने जाने वाले हैं। इससे पहले हम क्या किए थे, इससे पहले हम सेट 5 तक लगा लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप फ्यूचर स्टडी सेंटर, जो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का ही चैनल है, उस पर भी हम सेट 20 तक एक दूसरा सेट लगाए थे जो 2026 के लिए था, उसको भी आप देख सकते हैं। या आप किसी और वर्ष भी देख रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हम क्या करें, हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं और उसको थ्योरी को भी समझते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आज का पहला प्रश्न बोल रहा है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। मतलब कि डीएनए जो हो पाया जाता है हमारे न्यूक्लियस, मतलब कि हमारा जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए। मतलब कि डीएनए पाया जाता है, डाइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो उसकी मॉडल को प्रस्तुत करने में 1962 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एच.जी. खुराना को, रॉबर्ट हुक को या बिगरल एवं किंग को। निम्नलिखित में से किसको डीएनए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए उनको क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हम आप लोगों को बता दें कि डीएनए जो है, डीएनए मॉडल उसको प्रस्तुत करने के लिए जो जेम्स वाटसन एवं फ्रेडरिक क्रिक करके वैज्ञानिक थे, उनको क्या किया गया था, उनको 1962 में क्या किया गया था, 1962 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब कि वो 1953 में, मतलब कि 1953 में उन्होंने क्या किया था, 1953 में उन्होंने बताया था कि डीएनए को अच्छी तरह से, वो डीएनए मॉडल को अच्छी तरह से बताया था और 1953 में अच्छी तरह से वो प्रस्तुत किए। इसी कारण से जेम्स वाटसन एवं फ्रेडरिक क्रिक, यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, उनका फुल नाम था, ये जो वाटसन लिखा हुआ है उनका फुल नाम था जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन एवं कौन है, जेम्स वाटसन एवं ये फ्रेडरिक क्रिक, क्या है उनका नाम, क्या था, फ्रेडरिक क्रिक को मिला था। इसके अलावा इनके जो सहयोगी, मतलब कि इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उसमें योगदान दिया था, तो उन लोगों को भी मिला था। लेकिन मुख्य रूप से किसको मिला था, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रेडरिक क्रिक को मुख्य रूप से मिला था। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि कीट भक्षी पौधे होते हैं, मतलब कि कीट भक्षी पौधे होते हैं अमरबेल, ड्रोसेरा, गुलाब या नागफनी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो कीट भक्षी पौधे का अर्थ क्या हो गया, कीट भक्षी पौधे का अर्थ हो गया कि वैसा पौधा जो कीट को मार के खाता है। कीट को मतलब कि आप सुनेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खा लेता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वो क्या होता है, वहां पे उगता है, तो वो क्या करता है, कीट को खाता है और कीट से क्या करता है, नाइट्रोजन को निकालता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, कीट भक्षी पौधे। और उसमें कौन सा आता है, तो वो पौधा है ड्रोसेरा। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में कौन सा होगा, ड्रोसेरा होगा। मतलब कि ड्रोसेरा नामक जो पौधा होता है वो होता है, मतलब कि बेसिकली करता है क्या है, ये बेसिकली ये करता है, मानिए कि ये कोई पौधा हो गया, ये मानिए कि एक पौधा हो गया ऐसा और इस तरह से, और ये ऐसे खोल के रखता है, ऐसे खोल के रखता है। और मानिए कि कोई कीड़ा आया और यहाँ पे आके ऐसे इंटर करके यहाँ पे बैठ गया, क्या किया, कीड़ा ऐसे इंटर किया और यहाँ पे आके बैठ गया। ये जैसे ही कीड़ा बैठेगा तो वो क्या करेगा, कीड़ा के बैठते ही ये क्या करेगा, कीड़ा के बैठते ही कीड़ा के बैठते ही क्या करेगा, हम बात करें जैसे ही कीड़ा, वो जो फिगर बनाए थे उसी फिगर पे, मतलब कि ये ऐसा हम बनाए थे
और कुछ इस तरह से मानिए कि पौधा यहाँ पे आके कीड़ा बैठ गया, तो ये क्या करेगा, उस ऐसे उसको बंद कर लेगा, ये जो खुला हुआ है उसको बंद कर लेगा, और इसके अंदर से क्या आता है, इसके अंदर से कुछ इंजाइम्स निकलते हैं, और वो इंजाइम्स क्या करेगा, वो इंजाइम्स उसको गलाकर उसको नष्ट कर देगा, मतलब कि उस कीट को मार देगा। तो कौन सा पौधा होता है, वो ड्रोसेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किसमें पाया जाता है, चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीजों में, या नीम की पत्ती में। निम्नलिखित में से किसमें निकोटीन पाया जाता है। तो आप लोग सुने होंगे निकोटीन के बारे में, यदि नहीं सुने होंगे तो हम बता देते कि निकोटीन क्या है। तो निकोटीन एक तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें पाया जाता है। मतलब कि निकोटीन क्या है, निकोटीन एक तरह का पेय पदार्थ है। वो क्या होता है, एक पेय पदार्थ है जो क्या होता है, जहरीला होता है, या आपको इसको क्या बोलते हैं, नशीला, सॉरी नशीला होता है, जहरीला नहीं, नशीला पदार्थ होता है। और यदि आप निकोटीन का सेवन करते हैं, ये क्या होता है, ये नशीला पदार्थ होता है, नशीला। और यदि आप इसका सेवन करेंगे तो क्या होगा, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी यदि आप इसका सेवन करते तो क्या होगा, आपका जो फेफड़ा है, लंग्स है, उसको लंग्स कैंसर होने का डर रहता है। तो निकोटीन क्या है, एक तरह का तंबाकू का पत्ती है, जिसको तंबाकू की पत्ती जिसका सेवन करने से क्या होता है, कैंसर होने का डर होता है, वो भी कौन सा, लंग्स कैंसर। इसके अलावा बात करें तो कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी के बीजों में कौन सा पाया जाता है, तो कैफीन का नाम सुने होंगे, तो कैफीन पाया जाता है कॉफी में। इसके बाद बात करें तो चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, तो टैनिन पाया जाता है। चाय की कॉफी में टैनिन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। और तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी को प्राप्त किया जाता है। मतलब कि पौधा का कौन सा भाग है जिससे कॉफी को हम प्राप्त करते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है कि पौधे के किस भाग से कॉफी को प्राप्त करते हैं, फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, या फलों से। मतलब कि निम्नलिखित में से किसमें से हम कॉफी को प्राप्त करते हैं। तो यदि आप एड्स देखे होंगे, मतलब कि प्रचार देखे होंगे, तो प्रचार में देखे होंगे कि जब प्रचार में भी दिखाता है नेस्ले के या किसी भी तरह के आप कॉफी के प्रचार देखे होंगे, तो उसमें क्या दिखाता है, उसमें दिखाता है कि जो कॉफी का बीज होता है उसको पेड़ से तोड़ता है, उसके बाद उसको पेड़ से तोड़ने के बाद उसको सुखाता है, उसके बाद उसको अलग अलग करके, वो मतलब कि वो बीज की तरह होता है, मतलब कि एक कवर के अंदर आता है, उस कवर के तोड़ के निकालता है, और वो क्या होता है, वो एक तरह का बीज होता है। और उसको क्या करता है, सुखा के उसके बाद उसमें जो कुछ उसको केमिकल, उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, मतलब कि हम डायरेक्ट उसका सेवन नहीं कर सकते हैं, तो उसको कुछ करके उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है, भूजा जाता है, उसके बाद क्या क्या किया जाता है, तो क्या होता है, वो बीज से प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो पौधा है, जो कॉफी होता है, कॉफी जिसको हम प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। वही बात करें कि जो चाय है वो चाय किससे प्राप्त होती है, तो चाय की पत्तियां होती है। मतलब कि चाय को हम पत्ती से प्राप्त करते हैं, लेकिन कॉफी को हम किससे प्राप्त करते हैं, तो बीज से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन, मतलब कि इस कथन का सत्यापन की किसने किया था, लुई पास्चर ने, वाल हेलमिनेत ने, रॉबर्ट हुक ने, या ओपेरिनर ने। मतलब कि निम्नलिखित में से किसने इस बात को सत्यापन किया, बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे सही से देखिए, तो इस कथन को सत्यापन किसने किया। सत्यापन का अर्थ है कि इस शब्द को कहना, मतलब कि इसको कहने वाला कोई और था, मतलब कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस शब्द को किसी और ने बोला था, कोई और साइंटिस्ट ने बताया था। लेकिन इस कथन को सत्यापन, मतलब कि इस कथन को सत्यापन करने का अर्थ है कि इस कथन को अच्छी तरह से किसने बताया, अच्छी तरह से समझाया किसने, इस बात को पूछ रहा है। मतलब कि आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि साइंस में बेसिकली आप जब केमिस्ट्री, सॉरी ये भी तो साइंस है, मतलब कि केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो जब आप एटॉमिक चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप उस वक्त देखे होंगे कि कोई साइंटिस्ट आता था, कुछ कह के चल जाता था, दूसरा साइंटिस्ट आता था, उसको झूठा ठहरा देता था, या उसी बात को अच्छी तरह से डिफाइन करके जाता था। जिस तरह से रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कि मैक्सवेल ये क्वेश्चन पूछ लिया, यदि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो गिर क्यों नहीं जाता है। तो इस बात को
रदरफोर्ड ने नहीं डिफाइन कर पाया। तो इस बात को डिफाइन कौन किया? तो इस बात को डिफाइन किए थे नील्स बोर, मतलब कि जो नील्स बोर बोरबरिक जो साइंटिस्ट थे, जो 2n² फॉर्मूला दिए थे ऑर्बिटल के बारे में, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से सत्यापन किया। मतलब कि बताया तो रदरफोर्ड थे, लेकिन सत्यापन किसने किया? तो नील्स बोर ने किया। सेम यहाँ पे यही बात है कि जू की उत्पत्ति के बारे में किसी और ने बताया था, लेकिन उस बात को वो डिफाइन अच्छी तरह से नहीं कर पाए। उस बात को अच्छी तरह से सत्यापन करने वाले कौन थे? तो उस बात को अच्छी तरह से सत्यापन करने वाले ओपेरिन थे। मतलब कि जो ओपेरिन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अच्छी तरह से क्या किया था? तो उन्होंने अच्छी तरह से इस बात को समझाया था। मतलब कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जू की उत्पत्ति जीव से हुई है, इस वर्ड को किसने बोला था? तो ये भी एक न्यू शब्द हो सकता है। तो आप उससे भी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े, उसके बाद ही ऑप्शन को मारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, मतलब कि जो प्रथम जीव है उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था? पृथ्वी पर हुआ था, हवा में हुआ था, जल में हुआ था, या किसी अन्य ग्रह पर हुआ था? मतलब कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर पहला जीव किसको बोलते हैं? जो बढ़ सके, सांस ले सके, घूम सके, वो जीव होता है। उसके अलावा निर्जीव, मतलब कि निर्जीव मतलब यदि वो ऐसा नहीं कर रहा, मतलब कि मानिए कि कलम, ये कलम को यहाँ छोड़ दे तो यही रहेगा, तो ये क्या होगा? ये निर्जीव है। ये इतना साइज के इतना ही साइज रहेगा ना, ये बढ़ सकता है इतना, इसमें किसी भी तरह का पोषण नहीं होता है, क्या हो गया? निर्जीव हो गया। लेकिन पौधा में क्या होता है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पृथ्वी पर हुई थी, हवा में हुआ था, या जल में हुआ था? निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम जीव था उसका जन्म जल में हुआ था। मतलब कि वो तो क्या बोलते हैं, एक होता है ना, दो तरह के हम पढ़ते हैं। एक जो उस वक्त का जो जीव था वो पहला तो एक कोशिकीय था, और उसके अलावा उसका जो उसका सेल था वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था। मतलब कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ते हैं, तो वो जो जीव था वो कौन सा जीव था? वो था प्रोकैरियोटिक था। क्या था? प्रोकैरियोटिक था। लेकिन अभी हम लोगों का जो हम लोग है वो क्या है? हम लोग यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है कि मतलब कि हमारा जो सेल है वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड है। या अभी के जितने भी अमीबा की बात करें तो उसका भी जो सेल है वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड है। लेकिन उस वक्त का जो प्रथम जीव था उसका जो सेल था वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? मतलब कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कठोर है? तो वो ग्रेफाइट है, शीशा है, सोना है, ग्रेफाइट है, शीशा है, सोना है, या हीरा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफाइट क्या होता है इसको हम समझाते हैं। यदि आप पेंसिल देखे होंगे तो जो पेंसिल का ऊपर वाला लीड होता है, सॉरी नोकी होता है जिससे आप लिखते हैं, वो क्या होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। और यदि आप उसको हथौड़ी से मारिए या उसके दीवार में रगड़िए तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। मतलब कि वो भंगुर होता है, मतलब कि वो क्या होता है? कठोर नहीं होता, मतलब कि ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शीशा को तो आप ऐसे ही डर लगता है कि कहीं फूट ना जाए, तो वो कहां से कठोर होगा? अब बात करें सोना, तो यदि आप बात करते हैं, हम जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, मतलब कि जो 24 कैरेट गोल्ड को हम किस में नापते हैं? सोना को किस में नापते हैं? कैरेट में नापते हैं। यदि आप सोनार के पास गए होंगे और यदि आप सोना खरीदने गए होंगे तो क्या बोलता है कि आपको कितने कैरेट का सोना चाहिए? 24 कैरेट तो ऐसे बिकता नहीं है, 22 कैरेट चाहिए, 18 कैरेट चाहिए, या 12 या 14 कैरेट, ऐसे कुछ करके आता है कितना कैरेट चाहिए। तो जो 24 कैरेट, मतलब कि 24 कैरेट को शुद्ध सोना बोला जाता है। यदि आप 24 कैरेट जो शुद्ध सोना है उसका आप आभूषण नहीं बना सकते हैं। मतलब कि उसको यदि आप आभूषण बना के कान में पहनते हैं, वो तो पहले आभूषण बनेगा नहीं, यदि गलती से बन भी गया आप उसको पहनेगा तो क्या होगा? वो चू जाएगा। जैसे कि कुछ चीज मेल्ट करके कैसे चू जाता है, आइसक्रीम कैसे होता है? आइसक्रीम मतलब कि उतना तो नहीं पिघलेगा, लेकिन कुछ होता है ना, ठोस पदार्थ भी चूने लगता है, मतलब गिरने लगता है। जस्ट लाइक बात करें कि आइसक्रीम को ही लेके चलते हैं, या कुछ ऐसा पदार्थ मान लीजिए कि जो ठोस है लेकिन वो अति हो रहा है, उस तरह से होता है। लेकिन तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, मतलब कि ये भी कठोर नहीं। मतलब सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है। और हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है क्योंकि ये क्या होता है? ये कार्बन का एक अपरूप है। हीरा को क्या माना जाता है? कार्बन का अपरूप कहा जाता है। और कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा है। और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन इसका हर एक, मतलब कि कार्बन में जो होता है जो वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिला होता है, इसलिए क्या होता है? ये सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है।
इसलिए इसको सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है। मतलब कि जो दोमट मिट्टी होता है उसमें मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है, बालू कण, चिकना कण, पशु कण या सभी प्रकार के कण। तो सॉरी, दोमट मिट्टी किसको बोलते हैं? दोमट मिट्टी ऐसे मिट्टी को मिलते हैं यदि आप नदी के किनारे जाते होंगे, या नदी के किनारे बात करें, या आप समुद्र के किनारे गए, या दहाड़ वार जो आ जाता है, मतलब कि पानी दहाड़ वाला जो आ जाता है और आके जो लग जाता है और उसका जो किनारा होता है उस किनारे पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां के आप मिट्टी जो देखते हैं उसी मिट्टी को दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो वहां के यदि आप मिट्टी को देखे होंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां की मिट्टी में बालू भी होता है। यदि आप वहां की मिट्टी को गौर किए होंगे तो वहां की मिट्टी में क्या होता है, बालू भी होता है, चिकनी कण भी होती है। मतलब कि उसका जो कण होता है ना वो चिकनी होता है, आप उसको जितना पकड़ना चाहिएगा वो निकालेगा, क्योंकि उसमें तो पहले तो बालू है, उसके अलावा वो चिकनी होती है, बहुत ज्यादा चिकना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पासु कण होता है। पासु कण मतलब कि वो चिपचिपा, मतलब चिपचिपा ज्यादा होता है। तो क्या गया पासु कण, मतलब कि जो दोमट मिट्टी होती है उसमें सभी प्रकार के कण होते हैं। मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है। मतलब कि जो पौधा है उस पौधा को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है, चिकनी मिट्टी में, पासु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में, किसमें सबसे अधिक उसको पौधे को पानी मिलती है। तो बात करें कि पौधे को सबसे अधिक पानी मिट्टी में किसमें पानी मिलेगा, तो आपको भी पता होगा कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो बलुई मिट्टी में सबसे अधिक पानी होता है। बलुई मिट्टी में मतलब कि आप नॉर्मल भी बालू में पानी डालिएगा तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। और चिकनी मिट्टी में भी पानी होता है, मतलब कि चिकनी मिट्टी में 50% पानी और 50% अधिक होता है। लेकिन बलुई मिट्टी की बात करें तो इसमें 85% बालू ही होता है, सॉरी पानी ही होता है, और 20% बालू की मात्रा होती है। तो सबसे अधिक किसमें है, तो सबसे अधिक बलुई मिट्टी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। मतलब किस मिट्टी में कोशिका, कोशिका का अर्थ यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, चिकनी मिट्टी में, पासु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में। मतलब कि निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कोशिका होती है। तो आप क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, तब तक हम देख रहे हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बताइए कि 10 नंबर, मतलब कि 10 नंबर का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बात करें कि मिट्टी, किस मिट्टी में कोशिका, केशिका का कैपिलरीज, कैपिलरीज सबसे अधिक होती है। तो आप यदि चिकनी मिट्टी को देखे होंगे तो चिकनी मिट्टी के जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज मतलब कि जो उसकी कोशिका होती है, कोशिका मतलब कि कैपिलरीज, कोशिका को मानते तो कोशिका, केशिका, सॉरी केशिका लिखा हुआ है, हम कोशिका, कोशिका पर केशिका मतलब कि उसका एक कण दूसरे कण से क्या होता है, एकदम चिपका होता है। और मिट्टी की तुलना में बात करें तो बलुई मिट्टी एक दूसरे से चिपका होता है, नहीं होता है। या लोम मिट्टी की बात करें या पासु मिट्टी की बात करें तो इस सब का मिट्टी भी का एक कण दूसरे कण से चिपका होता है, लेकिन चिकनी मिट्टी की तुलना में नहीं। यदि आप चिकनी मिट्टी को लीजिए और आप उसको हाथ पे मलिए तो क्या होगा, वो जल्दी उसका एक कण दूसरा कण नहीं होगा, लगेगा कि क्या होता है, देहाती भाषा में क्या होता है, लबड़ा जाएगा। तो क्या होगा, उस तरह से हो जाएगा। तो इसका एक कण केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली किसका होता है, तो चिकनी मिट्टी का ही होता है। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सबसे कम केशिका किसकी होती है, तो बलुई मिट्टी की सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, खनिज क्या है। मतलब कि मिनरल्स क्या है, द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपयुक्त में से सभी है। मतलब कि खनिज क्या है, द्रव, मतलब कि द्रव मतलब कि होता है कोई पदार्थ, द्रव का अर्थ यहाँ पे लिक्विड नहीं है, कोई पदार्थ है। गैस है, अकार्बनिक ठोस, अकार्बनिक मतलब कि इनऑर्गेनिक ठोस, मतलब कि अकार्बनिक मतलब कि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है और उसी का ठोस है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक ही की परमाणु से निम्नलिखित में से किसके
किसमें मिलता है, मतलब कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो इसको हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं किसमें से किसमें एक ही प्रकार के कण मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो हम बात करते हैं कि खनिज यौगिक, यदि ये यौगिक है तो परमाणु का अर्थ क्या होता है, परमाणु मतलब कि एक ही प्रकार का कण, तो परमाणु में यौगिक थोड़े ही आएगा। ऑप्शन ए गलत, मिश्रण एक से अधिक कण मिलेगा तभी मिश्रण बनेगा, बी भी गलत, प्राकृतिक तत्व। तो तत्व में ही क्या होता है, तत्व में ही एक प्रकार का कण होता है, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, खाने का नमक किससे बनता है, मतलब कि जो खाने वाला नमक है वो किससे बनता है, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से, निम्नलिखित में से किससे खाने वाला नमक बनता है। तो यदि आप सोडियम क्लोराइड के बारे में जानते होंगे तो जो सोडियम क्लोराइड बनता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। और मजबूत अम्ल मजबूत क्षार का मतलब क्या हो गया, मतलब कि NaCl बनता कैसे है, NaCl बनता है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको यहां पे लिख देते हैं। नमक कैसे बनता है, नमक का निर्माण NaCl, मतलब कि सॉरी पहला HCl को क्या बोला जाता है, HCl को अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाता है, सोडियम सोडियम क्या है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। वही बात करें कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके HO2 बना लेता है, मतलब कि तो HCl क्या है, HCl एक मजबूत अम्ल है और NaOH क्या है, एक मजबूत क्षार है। इसको प्रबल अम्ल बोलते हैं, इसको प्रबल क्षार बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या होता है, बनता है। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, HO2 नहीं होगा, H2O होगा, HO2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि वैसे पौधे जो नमक युक्त पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइटा, हाइड्रोफाइटा, हेलोफाइटा या सेक्यूलेनेट, मतलब कि निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है जीरोफाइटा, तो जीरोफाइटा किसको बोला जाता है, जीरोफाइटा वैसे मिट्टी को बोला जाता है जो इसमें उगता है, क्या बोला जाता है, वैसे मिट्टी में उगता है जो, क्या बोल रहे हैं, जीरोफाइटा वैसे पौधे, जीरोफाइटा वैसे पौधे को बोला जाता है, मतलब कि वैसा पौधा जो मरुस्थल में उगेगा, मरुस्थल में उगे मतलब कि बालुई मिट्टी में उगे उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइटा बोलते हैं। उसके अलावा बोले कि जो जल में उगता है, जो जल में उगता है उसको जल युक्त बोला जाता है, मतलब कि जो जल में उगता है उसको क्या बोलते हैं, जो जल में उगता है उसको जलोढ़ पौधे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ पौधे बोलते हैं। और जीरोफाइटा वैसे पौधे को बोलते हैं जो मरुस्थल, मतलब कि राजस्थान में उगते उस पौधे को क्या बोलेंगे, जीरोफाइटा। उसके अलावा बात करें कि जो हेलोफाइटा है, हेलोफाइटा जो पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं, तो वो नमक युक्त पौधे, मतलब कि नमक युक्त समुद्र के किनारे जो उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइटा। मतलब कि हेलो मतलब कि इसमें क्या लगता है, हाइड्रोजन से ही पता चल रहा है HCl, नमक में क्या पाया जाता है, तो इससे ही पता चल रहा है हेलोफाइटा पौधे जो नमक युक्त उगते हैं। और यदि क्वेश्चन में यह पूछा है कि जीरोफाइटा युक्त मतलब कि जो मरुस्थल में उसको उगते हैं उसको क्या बोल देंगे, जीरोफाइटा, और जो समुद्र पानी में उगते हैं उसको बोल देते हैं जलोढ़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाती है, संवहनी पौधे का काम क्या है, मतलब कि वास्कुलर सेल का काम क्या है, वास्कुलर सेल का काम है कि खनिज और जल को ऊपर नीचे ले जाना। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है पौधे में, पानी किससे ऊपर जाती है, मतलब कि जो इसमें पानी को ऊपर ले जाने का कार्य कौन करता है, कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है, पैरेन्काइमा टिश्यू करता है, मेसिस्टेम करता है या जाइलम टिश्यू करता है। तो ये एक कोई सेल नहीं करता पानी जल को ऊपर ले जाने, ये क्या कर रहा है, पानी को ऊपर ले जाने के लिए। तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे लाने के लिए कोई एक सेल कार्य नहीं है, बहुत सारे सेल मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और वही उत्तक उसको ऊपर पानी को ऊपर ले जाने के लिए आती है। तो उसको क्या बोलते हैं, ज से जल, इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है, ज से जल और ज से जाइलम,
और फ से फल और फ से फ्लोएम। तो जल को ऊपर ले जाने के लिए कौन है, तो जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जाइलम टिश्यू। ज से जल, यदि आपको ये याद करना है तो ज से जल और ज से जाइलम, जाइलम टिश्यू। वही बात करें कि खाना को ले जाने के लिए, तो खाना ले नहीं जाता, खाना ऊपर से बन के नीचे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ से फल और फ से क्या हो जाएगा, फ से फ्लोएम टिश्यू। इसके अलावा बता दें कि जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है, वो जल के अलावा खनिज को भी जड़ के माध्यम से सिर्फ ऊपर ले जाता है, मतलब कि एक दिशा में कार्य करता है। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करता है, फल को, पत्ती में जो फल बनता है, फल का मतलब कि भोजन का बनता है, तो भोजन पत्ती में बनता है, तब पत्ती में जो फल बन जाता है, भोजन बन जाता है, वो ऊपर से नीचे ले आता है और नीचे से ऊपर, मतलब कि ये द्विदिशीय कार्य करता है फ्लोएम, और जाइलम क्या करता है, एक दिशीय कार्य करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आने के भी आशा बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, मतलब कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है, वो कौन सा है, तना है, शाखा है, जड़ है या पार्नलीव है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल बनाने के लिए, तो जड़ तो ऐसा ही नहीं होगा, जड़ में थोड़े ही फूल बनेगा, तना में थोड़े ही फल उगता है, या शाखा ब्रांच में थोड़े उगता है, मतलब कि पर्ण, लीव से ही, लीव सही हो जाएगा, मतलब कि फल बनाने के लिए कौन है, तो वो पत्ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रूण एम्ब्रॉय किसमें मिलता है, मतलब कि भ्रूण क्या बोलते हैं, भ्रूण मतलब कि जहां जो पौधे का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, जहां जन्म लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण एम्ब्रॉय। वो किसमें मिलता है, फूल में मिलता है, पर्णलीव में मिलता है, बीज पत्ता में मिलता है, या कलिबर्ड्स में मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें भ्रूण मिलता है, तो भ्रूण किसमें मिलता है, वो फ्लावर, फूल में मिलता है। किसमें मिलता है, वो फूल में मिलता है, सॉरी, भ्रूण एम्ब्रॉय किसमें मिलता है, सॉरी, फूल बीज, एम्ब्रॉय मतलब कि एम्ब्रॉय, बच्चा कहां बनेगा, सीड्स, बच्चा में जो पौधे का जो बच्चा है, बच्चा उसको क्या बच्चा बोलिए या आती बोलिए, जो फल बनेगा वो कहां बनेगा, एम्ब्रॉय सीड्स में बनेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या परोक्सीम में, मतलब कि निम्नलिखित में से किसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, इसके बारे में हम 3 से 4 बार बता दिए कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट की, जब तक क्लोरोप्लास्ट, यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, भोजन बन ही नहीं सकता है। हमारे शरीर में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में भोजन नहीं बनता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। इस कारण से क्या होता है, हरे पेड़ पौधे भोजन बना पाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, तो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब के माध्यम से। इसके बारे में हम बता चुके, यदि आप नहीं देखे तो आप जाके फ्यूचर ऑनलाइन क्लास के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब कि सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, और या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में, कौन किसके बारे में, तो वह सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से के बारे में कौन सा ऑप्शन सही बताया गया है। तो अब क्या कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए कि सहज प्रणाली के प्रवर्धन निम्नलिखित में से किसके बारे में है, तो वह है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, मतलब कि प्रणाली स्वपोषी क्रिया करती है, मतलब कि खुद, स्वपोषी का अर्थ क्या है, खुद का खाना खुद से बनाना। और ये खुद का खाना खुद से बनाना कौन करता है, हरे पेड़ पौधे करते हैं। हम लोग क्या है, परपोषी या दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जीव निर्भर रहते हैं या पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन, जीनोटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, मतलब कि जेनेटिक्स में हम बेसिकली किस चीज का अध्ययन करते हैं, मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवंशिकता और विचरण। तो हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पहला तो हम आनुवंशिकता के पढ़ते हैं और विचरण, मतलब कि आनुवंशिकता, मतलब कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या है, हमारे खर खानदान से कैसे कैसे आ रहा है, उसको आनुवंशिकता, और विचरण वो किस तरह से रहेगा उसको विचरण बोलते हैं। तो आई थिंक हम बिहार डीएलएड 2026 के सेट 6 आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एंड आप 20 में कितना स्कोर किए, मतलब कि 20 आउट ऑफ कितना स्कोर किए, वो क्या करना है, ये आपको
बताना है, मतलब कि 20 में आपका कितना आया ये आपको क्या करना है, आपको स्कोर को कमेंट में बताना है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।